नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ अध्यायों में आपने मूल अधिकार के बारे में पढ़ा, जो कि हमारे संविधान के भाग 3 में स्थित है। मूल अधिकार सामान्य समय में सामान्य रूप से प्रवृत्त होते हैं और मूल अधिकारों को प्राप्त करने के लिए या उनके उल्लंघन की दशा में आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। मूल अधिकार सामान्य अवस्था में तो सामान्य तरीके से काम करते हैं, लेकिन इसका भी कुछ अपवाद है। एक सशस्त्र बल या पुलिस बलों या आसूचना जो संगठन है, जो भी हमारी सीक्रेट सर्विसेज है, उनके लागू होने में मूल अधिकारों को रोका जा सकता है। अनुच्छेद 33 के तहत भारत सरकार के पास ये अधिकार है कि सशस्त्र बल या क्योंकि ये सारे जो संगठन हैं, सशस्त्र बल, पुलिस बल या हमारे जो सीक्रेट सर्विस एजेंसीज हैं, ये लोग देश की रक्षा, सुरक्षा, संप्रभुता, अखंडता के लिए काम करते हैं। तो कुछ दशाओं में सरकार मूल अधिकारों को यहाँ लागू होने से रोक सकती है। इसके अलावा चूंकि सशस्त्र बल सभी जो रक्षा बल है हमारे, इसमें अनुशासन और डिसिप्लिन होना बहुत आवश्यक है। तो उसमें धर्म के आधार पर अगर कोई किसी प्रकार की छूट मांगता है, सबके धर्म अलग अलग हैं, हर आदमी अगर अपने धर्म के हिसाब से सेना में या पुलिस में हर जगह व्यवहार करने लगे तो एक अराजकता जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। इसीलिए वहाँ पे सबके लिए एक कॉमन सिविल कोड है, एक समान संहिता है। वहाँ पे कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि हमें प्रार्थना करना है, नमाज पढ़ना है या ऐसा कुछ। वहाँ सबके लिए एक जैसे नियम है। और वहाँ पे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपकी मिलिट्री में, वायुसेना में या जल, थल, वायु जो भी सेना है, उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी आपकी पाबंदी रहती है। क्योंकि आप देश के लिए काम कर रहे हैं, सेना के संगठन के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको कहीं भी कुछ भी नहीं बोलना है उसके बारे में। दूसरा, 352 के तहत जब देश में आपातकाल लागू हो जाता है, तो जैसे राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं 352 के तहत, वैसे ही जो राज्य है वो अनुच्छेद 19 का जो मूल अधिकार है उससे बिल्कुल स्वतंत्र हो जाता है। 19 में आपकी जो 6 प्रकार की फ्रीडम है इस समय, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, रोजगार की स्वतंत्रता, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, ये सब तुरंत राज्य खत्म कर सकता है। फिर आप अपने मूल अधिकारों की मांग नहीं कर सकते हैं। 358 जो है वो राज्य को शक्ति देता है, राज्य को शक्ति प्रदान करता है कि वो आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को कम कर सके। किसी भी राज्य क्षेत्र में अगर सेना विधि प्रवृत्त है तो वहां भी मूल अधिकारों को कम किया जा सकता है। हमारे बहुत सारे शांत क्षेत्र हैं हमारे देश में, मणिपुर, नागालैंड और भी कई राज्य हैं हमारे देश के, जहाँ पे समय समय पर कुछ खास प्रकार के कानून लागू होते हैं, मिलिट्री कानून, तो वहाँ भी मूल अधिकारों को उस प्रकार की छूट नहीं मिलती है। राष्ट्रपति चाहे तो 359 आर्टिकल 359 के जरिए घोषणा कर सकता है कि आपातकाल के दौरान जो न्यायालय के अधिकार है, चूंकि आदमी अपने मूल अधिकार मांगने के लिए न्यायालय ही जाता है, तो राष्ट्रपति घोषणा कर सकता है कि आर्टिकल 359 के तहत आपातकाल के दौरान किसी भी व्यक्ति को न्यायालय के जरिए मूल अधिकारों का प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता। मतलब न्यायालय का जब अधिकार होता है नागरिक को मूल अधिकार प्रदान करना, वो निलंबित हो जाता है, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है राष्ट्रपति के इस ऑर्डर के द्वारा, जो कि उससे 359 के तहत मिलता है। लेकिन दो बातें हैं, 358 और 359 दोनों में ये कहा गया है कि आपातकाल के दौरान ये सुविधाएं सरकार को तभी मिलेगी जब संसद ने युक्त तरीके से ये डिसाइड किया हो, ये डिसीजन लिया हो कि हाँ आपातकाल की सिचुएशन है। और दूसरी बात, इन हालातों में भी या इस माहौल में भी 20 और 21 वो जो है निलंबित नहीं होंगे। जो जीवन की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये आपका उस समय भी जीवित रहेगा।
तो ये मूल अधिकार की कुछ खास बातें हैं। एक बात और कि हमारे संविधान में 42वां संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए हैं। मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य जो है 10 है, कुल 10 है। 10 मौलिक कर्तव्य हैं 51 क में, 51A। तो ये मौलिक कर्तव्य नागरिकों के लिए हैं। नागरिकों पर ये जिम्मेदारी डालती है कि जब आप अधिकारों की मांग करते हैं, आपको राज्य से अधिकार चाहिए, तो बदले में आपको कर्तव्य भी करना होगा। ये 42वें संशोधन द्वारा 1976 में डाला गया था। स्वर्ण सिंह समिति बैठी थी, उसी के सिफारिश पर ये मौलिक कर्तव्य रखे गए हैं। आर्टिकल 51A अनुच्छेद 51 क में 10 है। तो ये विधि द्वारा प्रवर्तनीय तो नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि कानून द्वारा इसकी जोर से लागू किया जा सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में ये माना है कि जब व्यक्ति अधिकार की मांग करता है तो उसे कर्तव्य भी करना चाहिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऐसा नागरिक जाता है अपने मौलिक कर्तव्य की मांग करने के लिए, मौलिक अधिकार की मांग करने के लिए कि मुझे ये अधिकार नहीं मिले हैं, और सुप्रीम कोर्ट को ये मालूम चलता है किसी तथ्य या गवाह द्वारा कि इस व्यक्ति ने अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं किया है, उल्लंघन किया है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे उसके मौलिक अधिकार देने से मना कर सकती है, उसे इससे वंचित कर सकती है। तो अगर आप अपने मूल अधिकारों को चाहते हैं तो आपको अपने मौलिक कर्तव्य भी करने होंगे। तो दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो भाग है भाग 4, उसमें राज्य की नीति के निदेशक तत्व है। नीति निदेशक तत्व ये अनुच्छेद 36 से 51 में विराजमान है। 42वां संशोधन 1976 में हुआ था, तो समय समय पर नीति निर्देशक तत्वों में कुछ न कुछ परिवर्तन किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों की स्थिति वो नहीं है जो भाग 3 में मूल अधिकारों की है, क्योंकि मूल अधिकारों को कानून द्वारा लागू किया जा सकता है, न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। न्यायालय में जाकर अपने मूल अधिकारों की मांग कर सकते हैं, क्योंकि कानून बना है कि आपको मूल अधिकार मिलना ही मिलना है। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के लिए कानून नहीं बना है कि आपको मिलेंगे। तो मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में सबसे बड़ा अंतर ये है कि निदेशक तत्व या नीति निर्देशक तत्व विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, कानून द्वारा लागू नहीं हो सकते हैं, लेकिन मूल अधिकार कानून द्वारा लागू हो सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा अंतर है। नीति निर्देशक तत्वों की सबसे खास बात यह है कि ये कहा गया है कि इसमें सामाजिक आर्थिक और न्यायिक समानता की बात की गई है। तो लोगों को सामाजिक न्याय देने के लिए, आर्थिक न्याय देने के लिए, इसके लिए इसकी स्थापना हुई है। और राज्य जो भी कानून बनाएगा उसमें नीति निर्देशक तत्वों के जो सारे पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखकर ही कानून बनाएगा। इसमें समय समय पर कुछ संशोधन हुए, जैसे 42वां संशोधन किया गया था इंदिरा गांधी के समय में 1976 में। इसमें जोड़ा गया था 39 में ये जोड़ा गया था निःशुल्क विधिक सहायता। निःशुल्क कानूनी सहायता मतलब यह है कि जैसे कोई व्यक्ति किसी आरोप में गिरफ्तार हुआ है और उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना वकील रख सके, तो सरकार अपने खर्चे पर उसे वकील उपलब्ध कराएगी और जो निर्णय है उसकी एक निःशुल्क प्रति भी, फोटोकॉपी भी दी जाएगी। 43A कहा गया उद्योग व अन्य उपक्रमों में, चाहे कोई बिजनेस हो, चाहे कोई उपक्रम, मतलब जो भी आपके बड़े कॉर्पोरेशंस, कंपनियां हैं या कोई फैक्ट्री है जहां आप काम करते हैं, तो वहां पे कर्मचारियों का भाग लेना सुनिश्चित किया जाएगा। मतलब सभी व्यक्ति को वहां काम करने का अवसर दिया जाएगा। इसे लाभ में भागीदारी कहा गया है, लाभ में भागीदारी। उसके बाद जनता पार्टी की सरकार आई थी, उसने 44वां संशोधन किया था 1978 में। तो उसमें अनुच्छेद 38 का खंड 2 था, उसमें कहा गया है कि सरकार प्रयास करेगी कि आय में असमानता ना हो, लोगों की आय में बहुत असमानता ना हो और अवसर की समानता भी बनी रहे। मतलब आय में भी ज्यादा असमानता ना हो
और लोगों को अवसर की समानता भी मिलती रहे, समान अवसर। अनुच्छेद 37 ये कहता है कि राज्य जब भी कोई कानून बनाएगा, कोई भी कानून बनाएगा, तो उसमें नीति निर्देशक तत्वों को लागू करेगा। मतलब एक तरह से बेंचमार्क है, किसी भी कानून बनाते समय हमें नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखना है। तो इस तरह से नीति निर्देशक तत्वों की स्थिति है। और ये लिए कहाँ गए हैं, कहाँ से गए हैं? ये आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड से। तो आयरलैंड से लिए गए हैं। एक संविधान विशेषज्ञ हैं और समाजवादी हैं, आइवर जेनिंग्स। उन्होंने कहा था कि जो नीति निर्देशक तत्व है वह सिर्फ फेबियन समाजवाद को प्रतिबिंबित करता है, जिसमें से समाजवाद हटा दिया गया है। नेहरू ने कहा था हमारे यहाँ कि हमारे समाज का ढांचा समाजवादी है, हमारे समाज का जो ढांचा है वो समाजवादी है, न कि हम समाजवादी सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ये सारी जो व्यवस्था की गई नीति निर्देशक तत्वों में, वो उन्हीं आदर्शों को प्राप्त करने की कोशिश है। तो हम एक सरसरी नजर डालेंगे जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं कि क्या क्या है, छोटे छोटे पॉइंट्स में। जैसे कि अनुच्छेद 38 क्या कहता है? लोक कल्याण की अभिवृद्धि करना। लोक कल्याण की अभिवृद्धि करना मतलब कि लोक कल्याण के लिए कार्य करना। मतलब राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जैसे सबको सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता मिलेगी। लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सरकार ऐसी विधि बनाएगा जिससे सबको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। 39 में 2 है, 3 है, क ख ग। निःशुल्क विधिक सहायता, जैसे उन्होंने बताया था, आपको एक वकील उपलब्ध कराया जाएगा सरकार की तरफ से अगर आपकी स्थिति ऐसी नहीं है कि आप अपने लिए वकील कर सकें। समान कार्य के लिए समान वेतन, जो कि पूरी दुनिया में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। जेंडर जो गैप है, पुरुषों को उसी काम के लिए ज्यादा वेतन मिलता है जबकि महिलाओं को कम। तो समान कार्य के लिए समान वेतन का भी वो बंद किया गया है इसमें। ख कहता है सार्वजनिक धन का नियंत्रण और वितरण इस प्रकार करेगी सरकार। सार्वजनिक धन मतलब क्या? सरकार का पैसा, सरकार जो टैक्स से बाकी जगह से पैसे जुटाती है उसका नियंत्रण और वितरण ऐसे करेगा सरकार करेगी कि जो सार्वजनिक हित है उसका साधन उसके साधन के रूप में करेगी। मतलब सार्वजनिक हित के लिए कार्य करने के लिए वो सार्वजनिक धन का इस्तेमाल करेगी सबसे बेहतर तरीके से, ताकि लोगों का कल्याण हो सके। जैसे रोड बनाएगी, नई नई कल्याणकारी योजनाएं चलाएगी, इस तरह से। ग है सार्वजनिक धन का सामान्य वितरण, मतलब सभी में, छोटा बड़ा ऊंचा नीचा नहीं समझकर सबके लिए एक जैसी व्यवस्था करने का प्रयास। 40 क्या है? 40 कहता है कि सरकार जो है वो ग्राम पंचायतों का गठन करेगी। तो ग्राम पंचायतों का गठन तो बहुत ही पुराना मामला था। ये गांधी जी का सपना था, क्योंकि उनका मानना था कि भारत जो है गांव का देश है और असली भारत गांव में बसता है। तो जब तक हम ग्राम पंचायतों को सशक्त नहीं करेंगे तब तक हमारी जो सामाजिक आर्थिक ढांचा है वो मजबूत नहीं होगा। तो गांधी जी के आदर्शों से प्रभावित होकर ग्राम पंचायतों को गठन के लिए कहा गया था इसमें, जिसमें बाद में संशोधन हुआ और ग्राम पंचायत कानून बना। और उसी के आधार पर अब हर राज्य में ग्राम पंचायतों के चुनाव समय समय पर होते रहते हैं, क्योंकि अब संविधान में इसकी व्यवस्था कर दी गई संशोधन करके, तो इसकी व्यवस्था कर दी गई। इसीलिए जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो सरकार की गाइडलाइन में काम करते हैं। सरकार इन्हीं के आधार पर अपनी कानून बनाती है। 41 क्या कहता है? 41 कहता है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। कुछ दशाओं में लोगों को काम भी मिलेगा, काम, लोक शिक्षा, शिक्षा और सहायता। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। तो इस तरीके से 41 से आपको ये प्राप्त होगा। 42 में क्या है?
काम की न्याय संगत मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। काम की न्याय संगत और मनोवांछित दशा मतलब कि कोई व्यक्ति जब किसी जगह कार्य करता है तो इंसान कहीं भी कार्य करेगा, वो जानवरों का तो रहेगा नहीं, कम से कम उसे बिजली, पानी, प्रकाश, रहने की व्यवस्था अगर नहीं है तो फिर खाने पीने की सुविधा, एक अच्छा साफ सुथरा एनवायरनमेंट, तो इसे न्याय, क्योंकि अगर इस तरह की एनवायरनमेंट नहीं रहेगा तो व्यक्ति कार्य नहीं कर पाएगा, तो व्यक्ति को न्याय संगत कार्य की दशाएं प्रदान करना जरूरी है। और प्रसूति सहायता, जो बच्चों को, माताओं को बच्चों की डिलीवरी होती है तो उसके लिए सरकार ने बड़ी व्यवस्थाएं कर दी है। अब बड़ी योजनाएं चली है जिससे सरकारी हॉस्पिटलों में जो औरतों की डिलीवरी हो रही है उसके लिए उनको पैसे मिल रहे हैं, दवाएं मुफ्त मिल रही हैं और सरकार कई सारी सुविधा दे रही है। जननी सुरक्षा योजना जो चल रही थी, तो जननी सुरक्षा योजना एक तरह से इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए चल रही थी। आपका 43 क्या कहता है? 43 कहता है कि कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। जो आपके मजदूर हैं, जो कार्य करने वाले एम्प्लॉय हैं, उनको कम से कम न्यूनतम मजदूरी दीजिए। और जो कुटीर उद्योग हैं, छोटे उद्योग हमारे देश के, जो असली जान है हमारे देश के बिजनेस के, उनको भी सहायता प्रदान कीजिए। 44 क्या कहता है? कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, सभी के लिए एक कानून। अब ऐसा नहीं है कि हम हिंदू हैं, तुम मुस्लिम हो, ईसाई, हम बौद्ध हो, जैन है, तो उन्होंने मर्डर किया तो उनको अलग सजा, इन्होंने मर्डर किया तो उन्होंने मर्डर किया तो 10 साल, इन्होंने मर्डर किया तो 5 साल, उन्होंने मर्डर किया तो 14 साल, इन्होंने मर्डर किया तो 2 साल, ऐसे नहीं। सबके लिए एक ही कानून का प्रावधान। तो कॉमन सिविल कोड पर अभी सरकार गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है, इसका मसौदा तैयार हो रहा है। कुछ धर्म के लोग इसको काफी विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि ये उनके धर्म के खिलाफ है, तो इसीलिए सरकार अभी रुकी हुई है। लेकिन जब सरकार को लगेगा कि इसे लागू करना है तो लागू किया जाएगा, क्योंकि ये हमारे संविधान की जो निर्माता है उनका सपना है कि कॉमन सिविल कोड देश में लागू हो। किसी भी सभ्य समाज की निशानी है कि कानून के जरिए सब लोग बराबर हो। अगर आप कॉमन सिविल कोड लागू नहीं करते हैं तो अनुच्छेद 14 के तहत जो विधि की समानता है और विधियों का समान संरक्षण है मूल अधिकार में, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर तो सब लोग अलग अलग हो जाएंगे। तो इसीलिए CCC कॉमन सिविल कोड को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। 46 क्या कहता है? 46 कहता है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और दुर्बल वर्ग की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की वृद्धि। जो भी SC है, ST, दुर्बल वर्ग है, उनके जो हित हैं उनको बढ़ाने के लिए, उनका लाभ कैसे होगा, उनको ज्यादा लाभ कैसे मिलेगा, वो आगे कैसे बढ़ेंगे, इसके लिए सरकार कानून बनाएगी। 47 क्या कहता है? 47 कहता है पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। तो भाई पोषाहार, जीवन स्तर ऊंचा उठाना और लोक स्वास्थ्य बेहतर करना इस सरकार का कार्य है। तो सरकार ने मेडिकल सेवाओं में काफी मेहनत की है। जो ये बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, जैसे ये आरक्षण चल रहा था, तो इन योजनाओं के जरिए लोगों को क्या है, सस्ती दवाएं और हॉस्पिटल में कई सारी सुविधाएं दी जाती हैं। और आपने देखा होगा कि आयुष्मान कार्ड बन रहा है, तो आयुष्मान कार्ड से लोगों को 5 लाख तक का बीमा है कि किसी भी व्यक्ति को, एक परिवार के 5 सदस्य हैं तो उसमें जो परिवार का मुखिया है उन लोगों को 5 लाख रुपए तक का बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख का बीमा उपलब्ध कराया जाएगा, तो उसका खर्चा सरकार देगी। तो ये सब सरकार उसी तरह कर रही है। सरकार बहुत सारी दवाइयाँ फ्री में बंटवाती है स्कूलों में और बाकी पब्लिक में। फाइलेरिया है, डेंगू है, मलेरिया, इसके पोलियो है, पोलियो की जो खुराक दी जा रही है, तो वो सब इसी के तहत हो रहा है। और 48 क्या कहता है? कृषि और पशुपालन का गठन, मतलब कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए जो भी कार्य हो सके वो सरकार करेगी। इसके लिए नाबार्ड का भी गठन हुआ है। नाबार्ड कृषि के लिए बहुत सारा लोन देता है, कृषि के लिए और भी सुविधाएं हैं। कई जगह बिजली पानी भी फ्री होता है, बहुत कम उसका जो बिल आता है वो सरकार माफ कर देती है। पशुपालन उद्योग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार में भी कहा गया है कि दुधारू पशु जो दूध देते हैं उनका वध को रोक दिया जाए, कोई दुधारू पशु नहीं मारा जाएगा, चाहे बलि हो या कोई प्रयोजन हो। तो इसके लिए सरकार कानून बनाएगी। 48 के क में ही पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो
तो इस समय इन्वायरमेंटल इश्यू बहुत ही गंभीर है पूरी दुनिया में। तो हमारे यहाँ भी पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए, वन्य जीवों की रक्षा के लिए बहुत सारे कानून 1972 का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना है। तो ये सारे जो हमारे कानून हैं इसी उद्देश्य को, इसी नीति तत्वों को पालन करते हुए बने हैं। 49 क्या कहता है, जो भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है, हमारे 49 में कहा गया है कि जो भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, स्थान हैं, हमारे जो विरासत हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए सरकार लगातार प्रयास करेगी। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय महत्व के जितने भी हमारे स्मारक हैं उसकी वजह से विदेशी पर्यटक आते हैं, हमारी संस्कृति और विरासत भी बनी रहती है, और विदेशी पर्यटक आते हैं उससे सरकार को क्या है, बहुत सारा रेवेन्यू मिलता है। तो ये देश की पहचान होती है। 50 क्या कहता है, 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। क्योंकि पूरा सिस्टम जो है पृथक्करण पर आधारित है। कार्यपालिका कार्यपालिका जो है वो न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगी और न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। क्योंकि संविधान में जो बेसिक स्ट्रक्चर संसदीय व्यवस्था का वो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों के पृथक्करण पर आधारित है। तो कार्यपालिका क्या है, गवर्नमेंट है, सरकार है। कैबिनेट जो मंत्रालय है वो सरकार है, जो प्रधानमंत्री के साथ सारे मंत्री होते हैं वो कैबिनेट या कार्यपालिका कहलाती है। विधायिका क्या है, पूरी संसद है, पूरी संसद को विधायिका कहते हैं, जो कानून बनाती है। कार्यपालिका क्या करती है, पॉलिसी बनाती है। तो न्यायपालिका क्या करती है, उस कानून के तहत जो भी मामले आते हैं उन पर अपना निर्णय देती है, कानूनों की व्याख्या करती है, संविधान की व्याख्या करती है, न्यायिक पुनर्विलोकन करती है। तो इसलिए अगर ये पृथक्करण नहीं रहेगा तो विवाद की स्थिति बढ़ जाएगी। ये कहेंगे कि हमारे हिसाब से ये सही है, ये कहेंगे हमारे हिसाब से ये सही है, तो इससे दिक्कत हो जाएगी। 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रयास करना के लिए प्रयास करना। क्योंकि भारत यूएन का सदस्य है और बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सदस्य है, WE, UNEP, UNDP, ये सारे जो विदेशी संगठन हैं ये पूरे विश्व में एक साथ काम करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए भारत प्रयास करता रहता है, अपने पड़ोसियों से बेहतर संबंध बनाने का प्रयास करता है, युद्ध की निंदा करता है और किसी भी देश के भूभाग को कब्जा करने का प्रयास नहीं करता है। हालांकि बाकी पड़ोसी देशों ने हमारे साथ ऐसा किया है, तो उसको शट आउट करने का प्रयास किया जा रहा है, कैसे अपने जो हमारा हिस्सा गया उसको कैसे शांतिपूर्वक वापस लिया जाए। तो ये सारे कार्य जो आपका नीति तत्व के तहत आते हैं।